हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज जंतुओं में परिसंचरण व उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सभी जीवों को अपने शरीर के भीतर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये नीड्स होती हैं हर बॉडी को। ये पदार्थ विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो रहे होते हैं ये। ओके, एक कोशीय जंतुओं में भोजन विसरण द्वारा गति करता है तथा जल या कोशिका द्रव्य के साथ बहता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में सभी कोशिकाओं में आवश्यक पदार्थों की पूर्ति के लिए विशेष परिवहन तंत्र जो है वो हमारा होता है। ओके, पर्याय एक पंप की भांति जो एक पंप होता है, एक अंग पूरे शरीर में रक्त का क्या कराता है? संचार कराता है। इस अंग को हृदय कहते हैं, हम अपना हार्ट कहते हैं, हम अपना दिल कहते हैं। ओके, यह उपापचय के लिए आवश्यक पदार्थों को ले जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ जो हटा दिए जाते हैं उन्हें ले जाने का भी कार्य करता है। इस प्रकार रक्त भीतरी अंगों या फिर आप कह सकते हैं पर्यावरण के बीच एक आदान प्रदान करने वाला कारक होता है। ठीक है, इसकी भांति ही ये काम करता है, कार्य करता है। अंगों का वह समूह जो रक्त को शरीर के साथ भागों में पहुंचाने में मदद करता है, परिसंचरण तंत्र जो है कहलाता है। ओके, चलिए आगे है मानव परिसंचरण तंत्र। अब ये मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मानव परिसंचरण तंत्र एक परिवहन तंत्र है जो हमारे शरीर में रक्त के साथ पदार्थों को ले जाता है। वयस्क मानव शरीर में संचरित होने वाला लगभग रक्त 5.5 लीटर होता है। इस प्रकार यह शरीर में बनने वाली प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। ओके, मानव परिसंचरण जो होता है इसमें निम्नलिखित कारक होते हैं। ठीक है, जो आपका मानव का परिसंचरण तंत्र है उसमें बहुत सारे कारक हैं। तो सबसे पहले उस कारक में हम देखते हैं रक्त। ओके, रक्त मतलब बेटा ब्लड। द्रव्य ऊतक जो शरीर में पदार्थों को ले जाते हुए तंत्र में बहता है क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। रक्त वाहिनियां। ओके, दूसरा हमारा रक्त वाहिनियां है। नलियों का एक जाल जो रक्त को जहां से वहां ले जाता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। थर्ड हमारा हृदय मतलब हार्ट, जो आपका हार्ट होता है, दिल होता है। हृदय रक्त को रक्त वाहिकाओं के द्वारा चलायमान रखता है। फोर्थ है आपका रक्त, ठीक है, जो ब्लड होता है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि रक्त वाहिनियों, धमनियों, शिराओं और केशिकों में बहता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रक्त का संगठन। अब रक्त का संगठन कैसे होता है? ठीक है, रक्त वाहिकों में बहने वाला एक लाल रंग का द्रव्य है। यह निम्नलिखित कारकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। यह रक्त के कुल आयतन का 50-60% होता है। यह जल के लगभग 90% से तथा शेष 10% प्रोटीन, लवण, हार्मोन तथा जल युक्त पदार्थों से बना होता है। ओके, नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं तथा छोटी चपटी गोल व बीच में से दबी हुई होती हैं। ये रक्त में बहुतायत में पाई जाती हैं। ठीक है, ये मुख्यतः एक आयरन युक्त प्रोटीन से बनी होती हैं जिसे हीमोग्लोबिन आप कहते हैं। ओके, इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इनमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वह रसायन भी पाए जाते हैं जो इनके कार्य को और अधिक प्रभाव युक्त जो है वो बनाते हैं। क्लियर? रक्त जो लाल रक्त है वो कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। ओके, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा इसे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है, जहां यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है श्वेत रंग कणिकाएं। अब श्वेत रक्त की मतलब जो व्हाइट आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये उसके बारे में है हमारा। श्वेत रंग कणिकाएं शरीर में एक मुख्य कार्य करती हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा शरीर के प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। इन्हें
अवर्णी कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तथा ये अनिश्चित आकार की रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रोटीन बनाती हैं जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाओं के रंगहीन अनियमित आकार वाले टुकड़े होते हैं। ये कटे हुए स्थान से रक्त स्वाह होना पर थक्का बनाती हैं। ठीक है, जब रक्त आपका बहता है तो उसमें जो थक्के बन जाते हैं उन्हें बनाती हैं। फिर है रक्त का थक्का बनना। शरीर के किसी भाग पर चोट लगने के बाद वहां रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब ब्लड जो है वह जमा हो जाता है। ओके, यदि यह थक्का ना जमे तो चोट के कारण अत्यधिक रक्त की हानि हो सकती है। जैसे ही रक्त नलिकाएं कटती हैं, प्लेटलेट्स कटे भाग के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तब वे एक एंजाइम्स बनाती हैं जो रक्त में अन्य पदार्थों से क्रिया करके धागे जैसे तंतु को बनाता है, जिसे फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन रक्त कोशिकाओं तथा प्लाज्मा का जाल बनाता है। ठीक है, वो एक जाल क्रिएट कर देता है जिससे यह जो होती हैं यहाँ से नहीं हिल पाते। प्लाज्मा स्थिर होकर कठोर हो जाता है जिसमें थक्का बन जाता है। थक्का जमने से रक्त की हानि, रक्त का बहना रुक जाती है तथा कोई रोग भी नहीं फैलता। ओके, कोई रोग ही नहीं होता है उसके बाद। नेक्स्ट है रक्त के कार्य क्या होते हैं। रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ओके, सबसे पहले यह भोजन, हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो क्या करता है, भोजन व ऑक्सीजन को शरीर के साथ जो सभी भाग होते हैं आपके बॉडी में, जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाता है। यह अनुपयोगी पदार्थों को गुर्दों, मतलब गुर्दे, फेफड़े, आंत आदि में वहां से पहुंचाता है जहां से इनका उत्सर्जन होता है। यह रक्त का थक्का जमाकर अत्यधिक रक्त स्राव को रोकता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करके रोग फैलाने से रोकता है। यह शारीरिक ताप को नियंत्रित कर रखता है। यह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तथा शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट ये है जल, जो आपका सतह होती है, जल की सतह को नियंत्रित करता है, एक समान रूप से वितरण करके जल स्तर को नियंत्रित रखता है। ओके, मेंटेन रखता है, ये बैलेंस रखता है। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग तथा रुधिर आधान। एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रुधिर आधान कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड डोनेशन कहते हैं, ब्लड ट्रांसफर आप बोल सकते हैं। ओके, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में चोट लगने पर या शल्य क्रिया में अत्यधिक रक्त खो, जो है आपका रक्त होता है, उसको खो देता है। इस प्रकार की दशाओं में किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त प्रवाहित व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन रुधिर आधान दाता व प्रापक के रक्त के निरीक्षण के बाद ही जो है किया जाता है। ओके, मतलब रक्त की पहले जांच होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मानव के रक्त में 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, 4 हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी। ठीक है, आपका ए ब्लड है, बी ब्लड है, ए बी ब्लड है और ओ ब्लड होता है। ठीक है, ए बी वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त जो है वो ले सकते हैं क्योंकि इनमें कोई अभिश्लेषण नहीं होता। इसी कारण रुधिर वर्ग ए बी वाले जो होते हैं, ठीक है, जो ए बी आपका पॉजिटिव होता है, व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, और ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में कोई प्रतिजन नहीं होता तथा इनकी सतह पर एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है। जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो किसी को भी दे सकते हैं और ए बी वाले किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रुधिर वाहिकाएं। अब ये रुधिर वाहिकाएं क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं, रुधिर कोशिकाएं। प्रत्येक रुधिर वाहिनी की संरचना तथा कार्य परस्पर संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी धमनियां। धमनियां क्या होती हैं बेटा, धमनियां वे रक्त वाहिनियां होती हैं जिनमें रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में जाता है। कलाई व गर्दन को छोड़कर धमनियां ऊतकों में नीचे की ओर गहराई में स्थित रहती हैं। इनमें से किसी स्थान पर नाड़ी होती है। धमनियों की दीवारें 3 सतहों से मिलकर बनी होती हैं। बाहरी सतह लचीले ऊतकों से मिलकर बनी होती है तथा भीतरी सतह पतली व चिकनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। धमनियों की मध्य सतह एक मजबूत ऊतक होती है। ओके,
नेक्स्ट, जब हृदय आपका स्पंदन करता है, धमनियों की चिकनी दीवारें प्रत्येक समय अपने अंदर रक्त भरने के लिए फूल जाती हैं। तब उनके मजबूत ऊतक धीरे धीरे सिकुड़ते हैं। इससे रक्त धमनियों की लंबाई के चारों ओर तथा कोशिकाओं की ओर निचुड़ जाता है। ओके, दो मुख्य धमनियां महाधमनी तथा पल्मोनरी धमनी है। महाधमनी शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी जो है वो कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शिराएं। शिराएं शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को अशुद्ध पदार्थों सहित हृदय में वापस पहुंचाती है। शिराएं त्वचा की सतह के पास ही स्थित होती है तथा हमारे हाथों व पैरों में हरी नीले रेखाओं के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, शिराएं रक्त कोशिकाओं पर निकलती हैं। प्रारंभ में वे बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें शिरिकाएं कहते हैं। छोटी शिरिकाएं परस्पर जुड़कर बड़ी शिरा बनाती हैं। ठीक है, शिराओं में उपस्थित रक्त को शिरा रक्त भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, धमनियों की भांति शिराओं की दीवारें भी परतों से बनी होती हैं, लेकिन शिराओं की दीवारें धमनी की दीवारों की अपेक्षा बहुत ही क्या होती हैं, पतली होती हैं, लचीली होती हैं एवं कमजोर होती हैं। दो बड़ी शिराएं अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा है। ठीक है, शिराओं में एक मार्ग वाले कपाट होते हैं जो हृदय के दोनों ओर खुले हैं। ये कपाट रक्त को पीछे की ओर नहीं बहने देते हैं, जो बैक साइड होता है। ठीक है, तो बैक साइड में नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है रक्त कोशिकाएं। सबसे छोटी पतली दीवारों वाली रुधिर वाहिनियां रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं। ये धमनी व शिराओं को जोड़ती हैं। ऑक्सीजन, भोजन एवं अन्य पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा रुधिर से ऊतकों में जाते हैं। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अनुपयोगी पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा गुजरते हैं तथा रुधिर धारा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, उनका प्रवेश हो जाता है। नेक्स्ट आपकी धमनियों तथा शिराओं में अंतर दिया हुआ है। धमनियां क्या होती हैं? ये शरीर में त्वचा से गहराई पर स्थित होती हैं। ये रक्त को हृदय से विभिन्न भागों व ऊतकों में ले जाती हैं। इनमें दीवारें मोटी व मजबूत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिराएं, ये त्वचा के पास ही स्थित होती हैं। ओके, ये रक्त को शरीर के विभिन्न भागों व ऊतकों से हृदय की ओर ले जाती हैं। इनमें दीवारें पतली होती हैं व कमजोर होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने क्या पीछे पढ़ा था, हमारा हृदय मतलब हमारा हार्ट, हमारा दिल। ठीक है, चलिए मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का मजबूत एवं शंखवाकार पेशीय अंग है जो फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इनमें 4 कोष्ठ या वेशम होते हैं, जो ऊपरी व 2 निचले। ऊपरी वेशम मतलब जो कोष्ठ है वो अलिंद दायां आदलिंद व बायां आदलिंद कहलाते हैं तथा निचले वेशम जो कोष्ठ है वो निल्य दाया निल्य जो आपका निल्य व बायां निल्य कहलाते हैं। एक ऊतक जिसे अलंद निल्य अलग करता है, हृदय का निचला जो होता है वह ऊपरी कोष्ठ 2 कपटों के द्वारा अलग अलग होता है। ठीक है, हृदय मांसपेशियों से बना होता है। विभिन्न हृदय कोष्ठकों में दीवारों की मोटाई इस क्रिया को परिवर्तित करती है। अलिंद की मांसपेशियां पतली होती हैं क्योंकि वे रक्त को अपने नीचे निल्यों से कम दूरी पर पंप करती हैं। दाएं निल्य की मांसपेशियां अलिंदों की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं क्योंकि इन्हें फेफड़ों से अधिक दूरी पर रक्त को पंप करना पड़ता है। बाएं निल्य की दीवारें सबसे मोटी होती हैं क्योंकि ये रक्त को शरीर में चारों ओर क्या करती हैं, पंप करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण। रक्त हृदय की पंपिंग जो होती है उसकी क्रिया द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाला अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से सबसे बड़ी शिराएं मतलब अग्र महाशिरा एवं पश्चिम महाशिरा द्वारा एकत्रित हो जाता है तथा दाएं अलिंद में पहुंचता है। यहाँ से रक्त दाएं निल्य में पहुंचता है तथा पल्मोनरी धमनी जो होती है मतलब फुसफुस धमनी जो होती है ओके में संचरित होता है। इस धमनी से होकर रक्त फेफड़ों में ले जाया जाता है। गैसों का आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के बीच फेफड़ों में होता है। ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं इसमें ही एक्सचेंज होता है। शुद्ध व जो आपका शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं
अलिंद में ले जाया जाता है। यहाँ से यह बाएं निल्य में एक धमनी जिसे महाधमनी कहते हैं से शरीर के सभी भागों में जो है इसका क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, प्रवेश कराता है। चलिए नेक्स्ट है एकल तथा दोहरा रक्त परिसंचरण। मछली में एकल परिसंचरण होता है। कैसे होता है देखिए, रक्त हृदय से गलफड़ों तक बहता है और तब धीरे धीरे पूरे शरीर में हृदय में एक गोलीय पथ मतलब एकल में वापस पहुंचता है। एकल परिसंचरण में हृदय के 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारियां एवं पक्षियों में दोहरे परिसंचरण होता है। ओके, पल्मोनरी परिसंचरण में रक्त पहले हृदय से फेफड़ों में, उसके पश्चात वापस हृदय में जाता है। और सिस्टमैटिक परिसंचरण में हृदय रक्त जो आपका हृदय होता है मतलब ठीक है ना, जो रक्त है वो हृदय से पूरे शरीर में संचरित किया जाता है। ओके, तथा वापस हृदय में वो आता है। इस प्रकार के जो दोहरे रक्त परिसंचरण के लिए हृदय 4 कोष्ठ वाला हो जाता है। पहले जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, तो उसके क्या कोष्ठ हो जाते हैं, 4 कोष्ठ हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कलाई पर नाड़ी महसूस करना। आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं नाड़ी देखते हैं तो वो कलाई पर देखते हैं, वो क्या देखते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, वो उनको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है हृदय स्पंदन तथा नाड़ी। अब हृदय का और नाड़ी का क्या हमारा कनेक्शन होता है। पल्मोनरी परिसंचरण के सिकुड़ने व फैलने से हृदय स्पंदन करता है। जब वे सिकुड़ती है तो हृदय से कुछ रक्त बाहर निचुड़ता है और जब वे फैलती हैं तो हृदय बड़ा हो जाता है। हृदय स्पंदन में बारी बारी से हृदयी मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 60 से 80 बार स्पंदन करता है। शिशु का हृदय 1 मिनट में 90 से 100 बार स्पंदन करता है। क्षमता से अधिक कार्य जैसे भागने, कूदने, साइकिल चलाने पर हृदय स्पंदन बढ़ जाता है तथा उत्तेजित होने पर वह तनाव में भी ऐसा होता है। यह सोने या आराम करने पर घट भी जाती है। हृदय स्पंदन को मापने हेतु जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, जिससे हम अपनी हार्ट बीट्स को क्या है सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप वह उपकरण है जो हृदय स्पंदन की आवाज का निरीक्षण करता है। यह चेस्ट पीस को सही जगह चलाने पर हृदय स्पंदन को सुनने में उपयोग किया जाता है। हृदय स्पंदन हमारे शरीर में नाड़ी के रूप में परावर्तित होती है। धमनियों की बारी बारी से फैलने व सिकुड़ने को नाड़ी कहते हैं। नब्ज को कलाई पर महसूस किया जा सकता है। वयस्कों में 1 मिनट में लगभग 60 से 80 हृदय स्पंदन होता है और शिशुओं में यह 80 से 100 स्पंदन प्रति मिनट जो है वो आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लसीका तंत्र। लसीका तंत्र क्या होता है, रक्त कोशिकाएं आदान प्रदान के अंग हैं। कभी कभी सारे पदार्थ कोशिका की दीवारों से गुजरते समय पहुंच नहीं पाते। जैसे ही रक्त उन कोशिकाओं से गुजरता है तो उन पर दबाव बढ़ने लगता है। बड़े अणु विशेषकर रक्त के प्रोटीन कोशिकाओं में बच जाते हैं। जो द्रव बच जाते हैं उसे लसीका कहते हैं। इस प्रकार रक्त व कोशिकाओं के साथ लसीका व कोशिकाओं में कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। भोज्य कण तथा ऑक्सीजन लसीका से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रक्तदाब। अब रक्तदाब क्या होता है, देखिए रक्त को पंप करने से हमारी धमनियों में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, इसे रक्तदाब कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हृदय स्पंदन बढ़ने पर रक्तदाब भी बढ़ जाता है। इससे हृदय में एक खिंचाव होता है तथा कार्य करना कठिन हो जाता है। इससे कोई धमनी फट भी सकती है। यदि यह दिमाग में होता है तो इससे मस्तिष्क में दरार पड़ सकती है। ठीक है, जो हमारा माइंड है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कारण जो आपका लकवा भी हो सकता है। ठीक है, पैरालिसिस जो होता है और व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो सकता है, अतः इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। कुछ जीवन प्रक्रियाएं जैसे पाचन एवं श्वसन के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, यूरिका अम्ल आदि भोज्य कणों के अपघटित होने पर प्राप्त होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यदि इन पदार्थों की
सांद्रता बढ़ जाती है तो ये और अधिक जहरीले हो जाते हैं। अतः शरीर से ये पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के इस प्रकार शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया को उत्सर्जन हम कहते हैं। ठीक है। छोटे वे जलीय जंतुओं में जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि अपशिष्ट पदार्थ सीधे जल में उन कोशिकाओं से विसरित होते हैं जिनमें वे बनते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के तथा जटिल जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का विसरण शरीर के बाहर संभव नहीं है। विभिन्न जीवों में उत्सर्जन के जो आपके विभिन्न अंग हैं उनके द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए विभिन्न अंग ही होते हैं। ओके। केंचुए में नली के आकार की एक संरचना होती है जिसे नेफ्रिड्रिया कहते हैं। वे शरीर की बाहरी दीवार पर उपस्थित जो आपकी रिक्तिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। सीधे लंबे केंचुए में दहन कोशिकाओं वाली बाह्य नली होती है। कटी पतंगों में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने हेतु जो आपकी क्या होती है, मेलपिगियन नली होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य एवं दूसरे जटिल जीवों में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जरी अंग होते हैं जो त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत तथा वृक्क कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? मनुष्य में उत्सर्जन पदार्थ यूरिया, पसीना तथा अपचित भोजन है। मानव के शरीर में उत्सर्जन के विभिन्न अंग होते हैं। यकृत, त्वचा, फेफड़े, वृक्क आदि मानव शरीर से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वृक्क उसके शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं। उत्सर्जी तंत्र में वृक्क के साथ मूत्र वाहिनियां, एक मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग संबंधित होते हैं। ठीक है। सेम के बीज के आकार वाले लाल भूले रंग के जो आपके उत्सर्जरी अंकों का जोड़ा वृक्क कहलाता है, जो कमर के थोड़ा सा ऊपर रीढ़ की हड्डी के दूसरी तरफ स्थित होता है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। प्रत्येक वक्र बहुत सी कुंडलाकार नलियों से बनी होती है जिन्हें कोशिका कुछ कहते हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानती हैं तथा मूत्र व रक्त से जल की अधिक मात्रा को भी छानती हैं। वृक्क उत्सर्जन तंत्र के शेष अंगों से संबंधित होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक पतली नली जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं वृक्क से मूत्राशय में जाती है। ओके। मूत्राशय एक मजबूत थैली होती है जो आमाशय गुहा की तली की ओर स्थित होती है। वृक्क में मूत्र बनता है जिसमें यूरिया, जल व शरीर के अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। वृक्क में मूत्र सारी कोशिका गुच्छों से मूत्रवाहिनी में बहता है। जब इनमें अत्यधिक मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो यह थैली गुब्बारे की भांति क्या हो जाती है, फूल जाती है। ओके। मूत्रमार्ग का सिरा एक गोलाकार मांसपेशी से घिरा रहता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। यह मांसपेशी सिकुड़ी हुई रहती है जिससे मूत्र थैली के बाहर नहीं आ पाता। जब यह थैली पूरी तरह भर जाती है यह गोलीय मांसपेशी ढीली हो जाती है तथा थैली की दीवारों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप मूत्र मार्ग के रास्ते मूत्र बाहर आता है। यह क्रिया मूत्र निर्माण कहलाती है। ओके। नेक्स्ट है ये मूत्र क्या होता है, तो मूत्र एक पारदर्शी पीले रंग का द्रव है जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% खनिज लवण तथा सोडियम व पोटेशियम के यौगिक होते हैं। मूत्र का पीला रंग पित्त व हीमोग्लोबिन के अपघटन, औषधियों के उपयोग से तथा पोषकों के कारण ही होता है। ठीक है। प्राय एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, लेकिन मूत्र की मात्रा लिए जाने वाली द्रव पदार्थों पर निर्भर करती है। द्रव पदार्थों की अत्यधिक मात्रा लेने पर मूत्र का जो आयतन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के अन्य उत्सर्जी अंग। अब और कौन कौन से मनुष्य के उत्सर्जी अंग होते हैं? सबसे पहला फेफड़े। श्वसन की क्रिया में जल की कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। ठीक है। रक्त उन्हें फेफड़ों में पहुंचाता है। सांस छोड़ने पर तथा अत्यधिक जल वाष्प के रूप में फेफड़ों से निकलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, निकलती है। ठीक है। ये देखिए आपका ये एक डायग्राम दिया हुआ है, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का विभिन्न अंगों से उत्सर्जन कैसे होता है। ओके। ये आपका यकृत, यूरिया, फिर वृक्क, यहाँ पे आपका जो
यूरिया होता है, ठीक है, जो मूत्र होता है। फिर हीमोग्लोबिन, जब उसमें अपघटक पित्त बनता है तो आप जो फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है, कोशिकाएं श्वसन में 2 होता है, जल होता है जो पसीने से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी फेफड़ों से बाहर जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका यकृत। जो आपकी अमीनो अम्ल का अमोनिया व यूरिया के रूपांतरण मुख्यतः यकृत में होता है। अमीनो अम्ल एक रूपांतरण से बने पदार्थ रक्त में पहुंचते हैं तथा जो आपकी रक्त यूरिया को वृक्कों में पहुंचा देता है। यहाँ इसका उत्सर्जन होता है। यकृत लाल रुधिर कणिकाओं में उत्सर्जी वर्णक में अपघटित कर देता है। यह वर्णक पित्त तथा छोटी आंत में प्रवेश करता है तथा शरीर के मल के साथ ही बाहर आ जाता है। ओके, नाउ ये आपका कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। अपपोहन की क्रिया को दिखाना, मंड के लिए परीक्षण और शर्करा के लिए परीक्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यकृत भी कई हानिकारक पदार्थ बाहर निकालता है। ओके, जैसे जहरीले पदार्थ व औषधियां। यह क्रिया पाचन तंत्र को छोड़ने के बाद तथा शरीर के शेष अंगों में पहुंचने से पहले होती है, ठीक है। चलिए थर्ड है बड़ी आंत। बड़ी आंत कई अपशिष्ट पदार्थों को गूदा के द्वारा मल के साथ बाहर निकालती है। नेक्स्ट है आपकी त्वचा। त्वचा यूरिक लवणों से जो आपके उत्सर्जन में सहायता करती है तथा श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीने को बाहर निकालती है। पसीना त्वचा में श्वेत ग्रंथियों द्वारा बनने वाले एक द्रव्य युक्त पदार्थ है। इस द्रव में लवण घुले रहते हैं। पसीने से शीत प्रभाव उत्पन्न होता है और पसीना बहने की दर आर्द्रता व हवा के बहने पर निर्भर करती है। गर्म वातावरण में पसीना अधिक आता है, ठीक है। गर्म जलवायु में व्यायाम करने से पसीना ज्यादा निकलता है। भारी मात्रा में पसीना निकल जाने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए यह नियमित रूप से परिसंचरित नहीं होता। पसीने के द्वारा घुले लवणों की हानि से मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। गर्म जलवायु में लोगों को अधिक द्रव्य युक्त पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है तथा खाने में नमक की मात्रा बढ़ाने को भी कहा जाता है। ओके, चलिए तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके हम क्या देखते हैं, मुख्य बिंदु हम देखते हैं, ठीक है। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 5.5 लीटर रक्त होता है जिसमें 90% मात्रा जल की होती है। ओके, मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां हृदय महत्वपूर्ण कारक है। रक्त में लाल व श्वेत रंग कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ओके, स्टेथोस्कोप एक उपकरण है जो कि हृदय स्पंदन की आवाज का निरीक्षण करता है। इसे डॉक्टरी आला भी कहते हैं। हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का अंग है, मतलब इतना सा हमारा हृदय होता है जितने हमारे हाथ की मुट्ठी होती है, जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इनमें 2 आलिंद व 2 निल्य होते हैं। मानव रक्त के 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी तथा ओ। इनमें ए बी को सर्वग्राही कहते हैं तथा ओ को सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।